प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा के गणित का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इस चैप्टर में सबसे पहले आइए पढ़ते हैं कि ज्यामिति शब्द का अर्थ क्या है। ज्यामिति को अंग्रेजी भाषा में ज्योमेट्री बोलते हैं। ज्योमेट्री शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो प्लस मीट्रिन। METREIN, जियो प्लस मीट्रिन। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, मीट्रिन मतलब मापना। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ज्यामिति की शुरुआत जो है वो धरती को मापने की आवश्यकता से ही शुरू हुई होगी, और ज्यामिति का प्रयोग जो है वो काफ़ी पुराने समय से होता हुआ आया है। यदि हम थोड़ा सा इतिहास पर नज़र डालें तो जैसे सिंधु घाटी से संबंधित कुछ एक नगर है, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो वगैरह, इनकी खुदाई से हमें ये पता लगा है कि यहाँ ज्यामिति का जो प्रयोग है वो प्रचुर मात्रा में हुआ है। जैसे वहाँ के सड़क निर्माण में, भवन निर्माण में इत्यादि कई साक्ष्य वहाँ पर मिलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यामिति का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से अगर हम कुछ विदेशी सभ्यताओं की बात करें तो बेबीलोन, मिस्र, यूनान वगैरह में भी व्यवहारिक कार्यों में ज्यामिति का प्रयोग प्राचीन समय से ही होता हुआ आया है। अब यूनान में जो है एक खास बात थी कि यहाँ पर व्यवहारिक कार्यों में प्रयोग के साथ साथ ज्यामितीय रचनाएं किस प्रकार की जाती है इस तर्क पर भी बल दिया जाता था। ज्यामिति से संबंधित अगर कोई कथन दिए गए हैं तो उन कथनों की सत्यता की जांच भी तर्कपूर्ण ढंग से यूनान में की जाती थी। तो प्राचीन समय में यूनान में कई महान गणितज्ञ हुए थे, जिनके बारे में ब्रीफ में मैं अभी 1 मिनट में बताता हूँ कि उन्होंने ज्योमेट्री पे या ज्यामिति पर बहुत ही अच्छा कार्य किया था। उनमें सबसे पहला जो है वो है थेलस। थेलस ने जो है सबसे पहले ये प्रूव किया था कि एक वृत्त का व्यास जो है वो वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ये जो है सबसे पहला प्रूफ था जो थेलस ने दिया था। इसके बाद थेलस का एक बहुत ही महान शिष्य हुआ जिनका नाम आपने सुना होगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी आप एक प्रमेय पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज, इसका ज़्यादा डिटेल से हम आगे त्रिभुज नामक चैप्टर में यूज़ करेंगे कि इन्होंने कहा था जैसे त्रिभुज का आधार है, ये त्रिभुज का लंब है और ये कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये जो फार्मूला है ये पाइथागोरस ने दिया था और इसी फार्मूले को हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस गणितज्ञ जो है वो 572 ईस्वी पूर्व हुए थे और इनकी खोज का जो सिलसिला है ज्यामिति का यूनान में जो लगभग 300 ईस्वी पूर्व तक चला। तो 300 ईस्वी पूर्व में एक बहुत ही महान गणितज्ञ यूनान के हुए थे जिनका नाम है यूक्लिड। ये पेशे से एक शिक्षक थे। इन्होंने ज्यामिति पर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में जो है इन्होंने ज्यामिति पर काफ़ी परिभाषाएं, अभिगणित अवधारणाएं वगैरह लिखी थी जिनका हम अभी इस चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे। परिभाषा नाम से आप परिचित हैं, अभिगणित और अवधारणाएं, एक्सियम और पोस्टुलेट जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इनसे आप परिचित नहीं हैं, उनको इन शब्दों से मैं आपको परिचित करवाऊंगा।
अब देखिए कि यूक्लिड गणितज्ञ ने जो है ज्यामिति पे इतना बड़ा कार्य किया, और उन्हीं को ऑनर देने के लिए कि जो इनसे संबंधित ज्यामिति की जो गणित की शाखा है उसे यूक्लिड ज्यामिति के नाम का स्पेशल जो है नाम दिया गया है। अब आइए हम पढ़ते हैं कि यूक्लिड ने जो है अपनी ग्रंथ एलिमेंट्स में जो है कुछ परिभाषाएं दी थी, जो हमारे सिलेबस में जो परिभाषाएं हैं वो हम अभी पढ़ते हैं। अब आइए यूक्लिड ने अपने ग्रंथ एलिमेंट्स में जो परिभाषाएं दी हैं उनको पढ़ते हैं। वैसे तो एलिमेंट्स में लगभग 23 यानी 23 परिभाषाओं का जिक्र है। यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं परिभाषाओं को पढ़ेंगे जो हमारे 9th क्लास के सिलेबस में हैं। इन्होंने सबसे पहले बिंदु के बारे में बताया कि बिंदु क्या होता है। बिंदु जैसे हम इस तरह से पेन का पॉइंट रख के लगा देते हैं। कहता है कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। और इसी तरह से इन्होंने एक रेखा या एक लाइन को जो परिभाषित किया है कि चौड़ाई रहित लंबाई, कि जिसकी सिर्फ लंबाई लंबाई हो, चौड़ाई ना हो, ऐसी आकृति जो है वो क्या है, रेखा है। और इन्होंने बताया कि रेखा के जो सिरे होते हैं वो बिंदु होते हैं। इसके अलावा इन्होंने सीधी रेखा की बात की है कि सीधी रेखा एक ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। ये थोड़ी सी शुद्ध हिंदी है, तो इसको देखिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सीधी रेखा एक ऐसी रेखा है कि जैसे सीधी रेखा कैसे बनती है कि जैसे सपाट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, एक ही तल पर और एक ही लाइन में। तो सपाट रूप से जैसे मान लीजिए कई सारे बिंदु जो है अगर इस तरह से हम लगा दें तो हम ये मान के चलते हैं कि इस तरह से कई सारे बिंदु मिल करके क्या होते हैं, एक साथ सपाट रूप से अगर कई सारे बिंदु स्थित हो तो वो क्या होती है कि सीधी रेखा बन जाती है। तो सीधी रेखा एक ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। उसके बाद बात की है एक पृष्ठ की। पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। देखिए जैसे हम बात करें कि जैसे ये मैंने एक आयत लिया है या एक कागज़ का टुकड़ा लिया है जिसकी सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है, तो इस कागज़ के इस तल को मैं क्या कहूँगा, एक पृष्ठ कहूँगा। आगे इन्होंने बताया कि पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। देखिए ये जो पृष्ठ का किनारा है ये क्या है, रेखा है। इधर से ये किनारा है, ये भी क्या है, एक रेखा है। और लास्ट में इन्होंने बताया कि एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित होता है। कि जैसे मान लीजिए कि इस तरह से हम बिल्कुल सीधी रेखाएं लगाते जाएं सपाट रूप से इनके साथ, तो हमें इस तरह से आगे एक क्या प्राप्त हो जाएगा, समतल तल प्राप्त हो जाएगा। तो एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप पर स्थित है। तो इस तरह से अगर सीधी रेखाओं के साथ अगर सपाट रूप में अगर इसी के ऊपर आ जाए तो ये जो सारा कुछ है ये क्या है, समतल पृष्ठ है। अब देखिए इन परिभाषाओं पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम बिंदु की बात करते हैं कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। यहाँ पर भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ की आवश्यकता तो पड़ेगी। भाग का अर्थ मतलब कोई क्षेत्र हो गया। अब भाग को हम कुछ इस तरह से परिभाषित करेंगे कि भाग वह है जो कोई क्षेत्र घेरता हो। फिर एक पद क्षेत्र निकल आया, इस क्षेत्र को भी परिभाषित करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम बिंदु, रेखा, सीधी रेखा, पृष्ठ वगैरह जो
मूल आकृतियां हैं, इनको जब हम परिभाषित करने बैठते हैं तो इनकी परिभाषा में कुछ ऐसा पद निकल आता है जिसको फिर से परिभाषित करना पड़ता है। उसको परिभाषित करते हैं तो फिर एक और पद निकल आता है, उसको परिभाषित करना है। तो इस तरह से परिभाषाओं की एक श्रृंखला स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ गणितज्ञों ने ये ज़्यादा सुविधाजनक पाया कि इनकी परिभाषा देने के बजाय इसको अंतर्ज्ञानात्मक अभ्यास द्वारा इनकी संकल्पना को स्पष्ट किया जाए। कि इसको थोड़ा सा आसान सी लैंग्वेज में बताता हूँ आपको कि ये कहते हैं कि इनकी परिभाषा के बजाय एक स्टूडेंट या एक व्यक्ति इसको सीधा अपने माइंड में इसकी संकल्पना को स्पष्ट करे कि भाई ये बिंदु होता है, ये लाइन होती है। तो यहाँ पर सुविधा के लिए जो है बिंदु रेखा वगैरह जो है इनको गणित में अपरिभाषित मान लिया गया है। अब देखिए कि यहाँ पर मैंने एक नोट भी डाला है कि यद्यपि यूक्लिड ने बिंदु रेखा व तल को परिभाषित किया है, परंतु गणितज्ञों ने इन परिभाषाओं को स्वीकार नहीं किया। इसलिए ज्यामिति में अब इन्हें अपरिभाषित पदों के रूप में लिया जाता है। लेकिन अगर मैं 9th क्लास की बात करूं तो हालांकि गणितज्ञों ने इनको परिभाषाएं नहीं माना है, लेकिन ये यूक्लिड की परिभाषाएं हैं और हमारे सिलेबस में हैं। तो आमतौर पर ये पूछ लिया जाता है कि यूक्लिड ने जो है बिंदु को किस तरह से परिभाषित किया, रेखा को किस तरह से परिभाषित किया, पृष्ठ को किस तरह से परिभाषित किया। तो ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इसलिए आपको ये सातों पॉइंट्स जो है वो अच्छे से याद करने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अब आगे पढ़ते हैं यूक्लिड के अभिगृत तथा अभिधारणाएं, जिनको इंग्लिश में एक्सियोम और पोस्टुलेट्स बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो बड़े अजीब अजीब से नाम पढ़ा रहे हैं आज। तो कोई बात नहीं, मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही आसान है ये चीज़ें। चलो इसका अर्थ बताता हूँ आपको कि वास्तव में अभिगृत और अभिधारणाएं क्या है। ये कुछ एक कल्पनाएं हैं जो हमेशा ही सत्य होती है, जो सर्वव्यापी सत्य होती है, और इनको प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, या सिद्ध हो ही नहीं सकती है, जिन्हें सिद्ध नहीं किया जाता। तो हम ये कहेंगे कि अभिगृत और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं हैं जो सर्वव्यापी सत्य होती है तथा इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता। तो ऐसी कल्पनाएं क्या कहलाती है? अभिगृत और अभिधारणाएं कहलाती है। तो अब आप पूछेंगे सर कि इनको डबल नाम क्यों दिया, कि जब ये होती सेम चीज़ है। तो इनमें थोड़ा सा अंतर है कि अभिगृत तो कल्पना जो है वो किसी भी वस्तु के बारे में की जा सकती है, किसी भी चीज़ के बारे में की जा सकती है जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो। लेकिन अभिधारणाएं जो है वो स्पेशल ज्योमेट्री के केस में होती है, कि जो ज्यामिति से संबंधित जो इस तरह से सर्वव्यापी सत्य कल्पनाएं जो है वो क्या कहलाएगी? अभिधारणाएं कहलाएगी, पोस्टुलेट्स कहलाएगी इस चैप्टर में। आइए अब यूक्लिड के अभिगृत पढ़ते हैं। इनमें सबसे पहला अभिगृत है कि दो वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। तो दो वस्तुएं, तो हम ये दो वस्तुओं के रूप में दो पेन ले लेते हैं। ये दो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हो तो एक वस्तु ये ले लेते हैं। अब ये इसके भी बराबर है और दूसरा भी इसके बराबर है, तो देखिए ये आपस में भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये पहला अभिगृत है। एक बार फिर से कि ये दो वस्तुएं अलग अलग रूप से एक वस्तु के बराबर हो, यानी ये इसके बराबर हो और ये भी इसके बराबर हो, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। अगर ज्योमेट्री का एग्जाम्पल लेकर के हम कहें कि मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये दो त्रिभुजें इस
ये त्रिभुज भी इसके बराबर है, ये त्रिभुज भी इसके बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। ये पहला अभिवृत्त है। अब दूसरा है कि विकृत है कि यदि बराबरों को जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। तो देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखिए मैंने ये दो आकृतियाँ बनाई हैं कि ये दोनों आकृतियाँ बराबर हैं, इसी तरह से ये दोनों आकृतियाँ भी बराबर हैं। ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर। अगर बराबरों में बराबर जोड़ दें, तो ये जो परिणाम आया है, यानी ये जो पूर्ण जो आकृति बनी है, ये भी क्या होगी, बराबर होगी। इसी तरह से तीसरा आप समझ सकते हैं कि बराबरों में से यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। कि जैसे अब देखिए, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों भी बराबर हैं। अगर इन बराबरों में से ये दोनों बराबर माइनस कर दूं, कि जैसे इसका इतना पार्ट मैं काट दूं और इसका भी इतना पार्ट मैं काट दूं, तो जो शेष जो बचेगा, यानी शेष जो इतना इतना भाग जो बचेगा, इधर से शेष जो इतना भाग जो बचेगा, ये जो शेष बचेगा ये भी क्या होगा, बराबर होगा। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। संपाती का अर्थ क्या है? संपाती का अर्थ है जो एक दूसरे को कवर कर ले, एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले। जैसे ये दो त्रिभुजें हैं और ये त्रिभुज जैसे इसको कवर कर रही है पूरा, कहीं भी नीचे वाले दिखाई नहीं दे रही है, देखिए। और ये नीचे वाली त्रिभुज भी ऊपर वाले को पूरा पूरा कवर कर रही है। तो इस तरह से दो आकृतियां जो एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर ले, वो संपाती आकृतियां कहलाती है। तो जो वस्तुएं संपाती होती है वो एक दूसरे के बराबर भी होती है, क्योंकि अब ये दोनों संपाती है। हमने भी ऊपर नीचे रख के इनको देखा, तो ये दोनों आपस में क्या मिलेगी, बराबर मिलेगी। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है कि जैसे मान लीजिए एक पूर्ण आकृति है, इसका अगर मैं एक छोटा सा भाग ले लूँ, तो ये जो पूर्ण आकृति है, ये अपने इस भाग से हमेशा ही क्या होगी, बड़ी होगी। इस भाग से हमेशा ही ये पूर्ण आकृति क्या होगी, बड़ी होगी। अब कहता है कि एक ही वस्तु के दुगने आपस में बराबर होते हैं। ये आप समझ सकते हो। मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक वस्तु है, इसका दुगना ये हो गया और इस वस्तु का दुगना ये फिर हो गया। तो एक ही वस्तु के दुगने हैं, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। इसी तरह से एक ही वस्तु के आधे अगर हम कर दें तो वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये क्या है, यूक्लिड के अभिगृत है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो अभिगृत है ये ऐसी कल्पनाएं हैं जिनको प्रूफ की जरूरत नहीं है या प्रूफ हो ही नहीं सकता, ये हमेशा ही सत्य होते हैं। कि जैसे पहले की हम बात करें तो दो वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो तो वो आपस में बराबर होगी, ये हमेशा ही सत्य होगा। तो ये जो कल्पना है ये क्या है, अभिगृत है। इस तरह से 7 अभिगृत हमें दिए हुए हैं। और अभिधारणा मैंने क्या बताई थी कि जो सर्वव्यापी सत्य, जो यूनिवर्सल ट्रुथ, जो इस तरह की कल्पना स्पेशल ज्योमेट्री के केस में की गई हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिधारणाएं कहते हैं। आइए अभी यूक्लिड की अभिधारणाएं पढ़ते हैं। यूक्लिड की अभिधारणाओं में सबसे पहली अभिधारणा आती है कि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे मान लीजिए ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है।
तो यहाँ से हम एक सीधी रेखा पी क्यू खींच सकते हैं। तो यहाँ से हम एक अभिकृत ये भी कह सकते हैं कि दिए हुए दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से होकर के एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। कि अगर इनके अलावा कोई और रेखा अगर हम खींचना भी चाहें, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे चाहूँगा कि ये रेखा खींचो तो क्यू से होकर के नहीं गुजरेगी, ऐसे भी चाहूँगा तो भी क्यू से होकर के नहीं गुजरेगी, अगर यहाँ से भी चाहूँगा तो भी पी से होकर के नहीं गुजरेगी, यहाँ से अगर मैं चाहूँगा तो भी पी से होकर के नहीं गुजरेगी। तो इन दो बिंदुओं से होकर के गुजरने वाली एक और केवल एक ही रेखा होगी जिसे हम पी क्यू रेखा का नाम देंगे। अब दूसरी अवधारणा है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा को आजकल हम रेखाखंड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए बी यूक्लिड के अनुसार ये शांत रेखा है, आजकल इसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। इसको अनिश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। आप किसी भी बिंदु को एक केंद्र मान सकते हो और कितनी बड़ी त्रिज्या लेकर के एक क्या खींच सकते हो, वृत्त ड्रा कर सकते हो। अब चौथी कल्पना, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसको देखिए एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। समकोण का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री का कोण। अगर दूसरा बनाओगे तो भी वही बनेगा। तो जितने भी समकोण हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होते हैं। और लास्ट जो अभिधारणा है ये थोड़ी समझने वाली है, ध्यान से समझिए इसको। ये क्या कहती है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। तो देखिए कि हम यहाँ पर दो सीधी रेखाएं लेते हैं, एक ये ले ली और दूसरी ये ले ली। ठीक, ये दो सीधी रेखाएं, इसको मैं पी क्यू का नाम दे देता हूँ और इसको मैं आर एस का नाम दे देता हूँ। अब देखिए कि कोई एक रेखा ए बी इन दोनों के ऊपर गिरती है। एक रेखा ए बी जो है पी क्यू और आर एस पर गिरती है। और ये देखिए कहता एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाएं, एक ही ओर दही ये रेखा है इसके एक ही तरफ, अंतःकोण मतलब अंदर की तरफ जो कोण बनता है, अगर उनका योग दो समकोण से कम हो यानी 180 डिग्री से कम हो, तो क्या होता है कि उसी तरफ अगर इन रेखाओं को हम आगे बढ़ा दें, अनिश्चित रूप से आगे बढ़ा दें, तो कहीं ना कहीं जाकर के ये रेखाएं क्या करती है, एक दूसरे से जाकर के मिलेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ पर ये बात समझाई गई है कि यदि एक सीधी रेखा ए बी दो सीधी रेखाओं पर गिर करके दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो। ये देखिए कि ये भी 90 से छोटा और ये भी 90 से छोटा, तो इन दोनों का योग 180 से छोटा ही होगा। तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, ये दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है, इसी डायरेक्शन में मिलेगी, इस साइड नहीं मिलेगी। यह योग दो समकोणों से कम होता है। अगर ये जिस साइड
योग दो समकोण से कम होता है, उसी साइड अगर हम इनको आगे बढ़ा दें तो उसी साइड ये कहीं जा कर के आपस में मिलेगी। देखिए मैंने स्केल से इसको बताया, देखिए यहाँ जा कर के मिल जाएगी, इधर कितना ही बढ़ा दो नहीं मिलेगी। तो ये 5वीं अवधारणा थी।